गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो चैप्टर नंबर 1 से पूछे गए, और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि बोर्ड में किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले अपन ने टोटल 7 वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट किया है और अपन ने पूरा बेसिक कर लिया चैप्टर 1 का। अगर आप पूरे उन 7 वीडियोज़ को पूरा कंप्लीट देखते हो, अपने खुद के सेल्फ नोट्स आप शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करते हो, तो आपके बोर्ड का कोई क्वेश्चन उससे बचेगा नहीं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वैसे इस चैप्टर से कम ही पूछेंगे न्यूमेरिकल राजस्थान बोर्ड के अंदर, तो भी अपन कुछ देखते हैं अगर पूछे जाएंगे तो किस तरीके से आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF फॉर्मेट में वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। कुल 9 क्वेश्चन है जो पिछले 8 से 10 सालों में RBSE ने पूछे हैं एनुअल एग्जाम में या एनुअल सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर। बात करते हैं अपन, क्वेश्चन बता देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं। जैसे विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म क्या है, आवेश के गुणधर्म क्या है। 2 बड़े डेरिवेशन अपन ने किए थे, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण, और निरक्ष पर वो भी एक बार पूछा गया है 4 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्म में, बड़े प्रश्न निबंधात्मक के रूप में। उसको भी डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ सकते हो, वापस देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं अपन। जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए, एक छोटे से न्यूमेरिकल बेसिक की बात करते हैं, अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूँ कि इनमें से कौन सा आवेश पॉसिबल है वो आपको बताना है। जैसे मैंने लिख दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 3.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और भी खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अपने को पता है कि मिलीकन ने तेल बूंद प्रयोग से आवेश का क्वांटा निकाला था, और आवेश के क्वांटा का मिला था कि Q इक्वल होता है यानी किसी वस्तु पर कुल आवेश E का मल्टीप्लायर होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो देखते हैं कौन परफेक्ट E का मल्टीप्लायर है, वही मिलेगा, वही आवेश पॉसिबल हो पाएगा किसी वस्तु पर। तो किसी वस्तु पर कितना आवेश हो सकता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अपने को पता है Q का मान, ये E क्वांटा का मान होता कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो अपन सब में डिवाइड करके देखेंगे। अपने को पता करना है कि E की फॉर्मेट में कौन आ रहा है। जैसे इसके अंदर अपन डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, तो परफेक्टली डिविजिबल है। और कितना आ रहा है इसमें डिवाइड करने से, 2। यानी कह सकते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना हुआ, 2E। इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3E। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 टाइम्स होगा तो 4E। ये डिविजिबल कंप्लीट है क्या, नहीं है। तो यानी अपन क्या कह सकते हैं, ये 3 आवेश किसी वस्तु पर संभव हो, ये संभव हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इस तरीके से अपन पहचान कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश है वो कौन सा पॉसिबल है। इन 4 ऑप्शन में से पूछा जाए तो ये तीनों पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। ये तीनों क्यों पॉसिबल है, क्योंकि परफेक्ट मल्टीप्लायर आ रहा है। परफेक्ट मल्टीप्लायर पूर्ण गुणज, पूर्णांक की फॉर्म में, धनात्मक पूर्णांक, 4E 5E। तो इसमें 2 बार डिवाइड हुआ, इसमें 3 बार हुआ, इसमें 4 बार डिवाइड हुआ। इस प्रकार अपन पता कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला गया कि एक NaCl अणु है कोई। NaCl अणु को, इसमें जो 2 आयन है, एक तो Na+ आयन और Cl- आयन, इनके आयनों के मध्य जो अंतराण्विक दूरी है वो जैसे 1.6 एंगस्ट्रम है। तो आपसे पूछा जाएगा तो इस अणु के कारण जो बनने वाला द्विध्रुव आघूर्ण है वो ज्ञात करो। तो पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया कि NaCl अणु दिया गया, इसमें 2 आयन थे, Na+ Cl- आयन, उनके मध्य की अंतराण्विक दूरी दी गई, और आपसे पूछ लिया गया कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। अब अपने द्विध्रुव आघूर्ण का सोचते अपने दिमाग में फॉर्मूला है कि द्विध्रुव आघूर्ण था कि आवेश जो द्विध्रुव बनाते थे उसका किसी एक आवेश का परिमाण, और इन दोनों के मध्य दूरी जिसको अपन 2L से लिखते थे। अब यहां पर द्विध्रुव बना कौन रहे, तो पहले चेक करते द्विध्रुव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बताओ, Na+, तो इसके ऊपर चार्ज कितना, +1, Cl-, इस पे चार्ज कितना, -1, तो एक पे +1 एक पे -1, और 1 की फॉर्म में क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी कह सकते हैं इस पर है +E और इस पर कितना आया, -E। इलेक्ट्रॉन का आवेश एक तरीके से चार्ज ही, आवेश ही। तो ऑटोमेटिक इन्होंने द्विध्रुव का निर्माण कर दिया, और अगर इन्होंने द्विध्रुव का निर्माण कर दिया तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण होगा।
द्विध्रुव आघूर्ण के लिए अपने को आवेश चाहिए, तो एक आवेश तो अपने को पता ही है, और उनके मध्य दूरी भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो बताइए यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कितना मिलेगा, किसी एक आवेश का परिमाण, वो कौन है, ई इंटू दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है 1.6 एंगस्ट्रॉम। ई का मान रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम इंटू 1.6 एंगस्ट्रॉम। अपने को ध्यान रखना है, इसको ऐसा ही में चेंज करेंगे कितना आएगा 10⁻⁻10 मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण आप कैलकुलेट कर सकते हो, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, और ये कूलॉम में था तो आपको आंसर मिल जाएगा कूलॉम इंटू मीटर। सोल्व कर सकते हो आप इसको। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये रहेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है, बस थोड़ा सा अपने को यहाँ से हिंट लेना पड़ेगा कि द्विध्रुव बन रहा है। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन है क्या उसकी लैंग्वेज समझते हैं। आपसे बोल दिया गया है कि कोई आवेश है 10 कूलॉम का, उसकी जो स्थिति है, उसकी स्थिति कोऑर्डिनेट सिस्टम में दी गई है। किस तरीके से दी गई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कि बोल दिया कि इसकी जो स्थिति वो है 0,0,-15। इस आवेश की स्थिति ये दे रखी है। और एक दूसरा जो आवेश है -10 कूलॉम का, इसकी वैल्यू है दूसरे आवेश की, उसकी स्थिति है 0,0,15। अब पूछ ले द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो विथ वेक्टर, यानी उसकी दिशा सहित, आपको द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। यानी फिर से पी वेक्टर निकालना आपको कंप्लीटली, यानी परिमाण और दिशा दोनों बतानी है। द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या बोला कि 10 कूलॉम का आवेश जिसकी स्थिति यानी वो रखा, इस स्थिति पे रखा गया, और एक दूसरा आवेश है -10 कूलॉम, ये इस स्थिति पे रखा हुआ है। द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। द्विध्रुव आघूर्ण का तो अपन एक ही सूत्र जानते हैं, P = कोई भी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके बीच की दूरी, आवेशों के मध्य दूरी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा बना लेते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा देखते हैं, ये क्या है, अदिश रूप है। ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, ये z निर्देशांक, ये x निर्देशांक, y और z, यानी अपने को एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। अपने को पता है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस लेने हैं, और आप किसी को भी x एक्सिस बोल सकते हो, किसी को भी y, और किसी को क्या बोल सकते हो z। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लिया, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको मैंने कह दिया z एक्सिस, इसको मैंने कह दिया x एक्सिस, और यहां से जो ये बाहर की तरफ ये 30 एक्सिस आएगा, उसको मैंने कह दिया x एक्सिस। ये मान लिया x y z एक्सिस अपन ने मान लिया। अब आवेश को अपन व्यवस्थित करते हैं, आवेश है कहां पर। तो पहले 10 कूलॉम को देखते हैं। 10 कूलॉम कहां कह रहा है 0,0,-15। तो 0 ये हुआ x का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक, ये किसका z। तो बताइए किसको निरूपित कर रहा है, केवल z x का परिमाण इसने दिया है, z x की वैल्यू दी है, x और y 0 है। तो बताइए x और y कहां 0 होते हैं, z x पर 0 होते हैं। तो z x पर अपने ले लिया, मान लिया जैसे ये वैल्यू रही होगी, और अपने को -15, अपने को पता है ये प्लस इस साइड में रहा होगा z एक्सिस, ये -z रहा होगा, और जैसे ये हो गया -15। तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आएंगे, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0,0,-15, यानी इस पर ये z एक्स पर है, तो बाकी के x और y कितने होंगे 0 होंगे। यहाँ पर कौन सा आवेश रखा गया, 10 कूलॉम अपन ने यहाँ स्थापित कर दिया। दूसरे आवेश को रखते हैं। दूसरा आवेश कितना है -10 कूलॉम का, वो कहाँ रखा हुआ है 0,0,15 पे। फिर से z एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, बाकी दोनों 0 है, z एक्सिस की बात करनी पड़ेगी। अब -15 की जगह +15, तो मान लिया जैसे इसी के इक्वल ये 15 पॉइंट रहा होगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 0,0,15, और यहाँ पर रखा हुआ है -10 कूलॉम, ये हो गया। तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये मूल बिंदु हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, दूरी हमेशा धनात्मक होती, तो ये दूरी 15, ये लंबाई भी कितनी 15। तो बताइए इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी हुई, तो ये दूरी टोटल अपन कितनी ले सकते हैं 30 हुई कि नहीं हुई। और बताओ द्विध्रुव बना कि नहीं बना, दो आवेश है 10 कूलॉम 10 कूलॉम, दोनों की वैल्यू 10 ही है, लेकिन एक प्लस का और एक किसका है माइनस का, यानी ऑटोमेटिक एक द्विध्रुव का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। अब आराम से अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए पहले P का परिमाण निकालना हो, Q किसी एक आवेश की वैल्यू कितनी है 10 इंटू दोनों आवेशों के मध्य दूरी। तो बताओ दोनों आवेशों की मध्य दूरी कितनी है 15 नहीं है, दोनों आवेशों की मध्य दूरी कंप्लीट है, कितनी है 30, वो मीटर में दी गई आपको, मान लिया मीटर में, ये कूलॉम में। तो आपको कितना मिला, एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों के मध्य जो दूरी थी वो कितनी आ गई 30, इनको मल्टीप्लाई किया कितना मिला 300 कूलॉम इंटू क्या आया मीटर। ये तो परिमाण आया। अब अपन से दिशा भी पूछिए, कोई दिशा भी बताओ, इसकी दिशा किस साइड होगी। अपने को बताया द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो उसकी दिशा होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो होती है ऋण आवेश से धनावेश की ओर। तो ये कौन सा आवेश ऋण आवेश, ये कौन सा आवेश धनावेश। दिशा किधर होगी P वेक्टर की, ऐसे होगी कि नहीं होगी ऋण आवेश से धनावेश की ओर।
तो ये दिशा वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो कौन सी हो सकती है? ये जेड एक्सिस है प्लस जेड, तो ये कौन सा है? माइनस जेड। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 300 कूलॉम इंटू मीटर। और कौन सी दिशा में कह सकते हैं? माइनस जेड, या आप माइनस के कैप भी कह सकते हो, माइनस जेड दिशा। तो ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण का एक टाइप का और क्वेश्चन अपन ने देख लिया है। सिंपल सा कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इस बार आपको बताया गया कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का तात्पर्य क्या? अपन ने मान लिया समबाहु त्रिभुज यानी उसकी तीनों भुजाएं क्या होगी? समान होगी। तीनों भुजाएं समान तो तीनों अंतःकोण भी क्या होंगे? समान। और तीनों अंतःकोण समान है तो अपने को 60-60 डिग्री लेने पड़ेंगे, अपन जानते हैं, छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। ये त्रिभुज ABC हो गया। ये समबाहु त्रिभुज है तो मैंने इसकी साइड को A नाम दिया, ये भी A होगी और ये भी A होगी। तो प्रश्न क्या कह रहा है? पहले प्रश्न को सुनना है कंप्लीट। किसी समबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों पर स्मॉल q आवेश रखे हुए हैं तो उसके तीसरे शीर्ष पर इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, उसका परिमाण ज्ञात करना है या दिशा भी ज्ञात करनी है, कंप्लीट विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? जैसे मैंने मान लिया यहां पर रखा हुआ कोई q चार्ज, C पर भी रखा है q चार्ज, और आपको विद्युत क्षेत्र फाइनली निकालना कहां है? इस पॉइंट पर निकालना, यानी P की तरह ये काम करेगा। आपसे ये पूछ लिया गया कि यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये प्रश्न है। अपने दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हर एक आवेश का अलग अलग होता है। इस आवेश के कारण भी यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा, इस आवेश के कारण भी यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा, इस पर दो विद्युत क्षेत्र होंगे। अब विद्युत क्षेत्र राशि कैसी है? सदिश राशि, और दो सदिश एक जगह आएंगे तो उनका परिणामी निकलेगा, और परिणामी सदिशों के हिसाब से निकलेगा। अपने को सूत्र लगाना पड़ेगा, √a² + b² + 2ab cos θ, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखते हैं किस तरीके से मिलेगा ये। तो पहले मैं केवल इसको देखता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा? तो धनावेश है, और धनावेश के कारण किधर होता है? इससे दूर, धनावेश से दूर। यानी मान लिया इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र सदिश है वो कौन से पॉइंट पर? इसको मैंने कह दिया E1 वेक्टर, इस तरीके से होगा। E1 इसकी वजह से है। इसी प्रकार अब इसको भूल के इसको देखते हैं। इस आवेश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र किधर आएगा? ये भी इससे दूर आएगा, यानी इस डायरेक्शन में, इससे दूर। इसको मैंने कौन सा वेक्टर कह दिया? E2 वेक्टर। तो दो विद्युत क्षेत्र लग रहे हैं। तो E1 का परिमाण बताइए। E1 का परिमाण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? KQ/R²। तो इस आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा? K, इस आवेश का परिमाण Q, R, यानी यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी कितनी है? A²। इस दूसरे वाले Q के कारण ये कौन से बिंदु पर है? एट पॉइंट B। ड्यू टू पॉइंट B, ये बात कर सकते हैं C के। तो E2 कितना आएगा? KQ, फिर से Q ही परिमाण, और दूरी इस बार भी A ही है, QQ A², यानी इन दोनों का परिमाण समान है। अब अपने को इस पर परिणामी निकालना है, तो अपन निकालना है E नेट, यानी जो बिंदु A है उस पर कितना परिणामी सदिश अपने को मिलेगा। तो अपन क्या लिखेंगे? सदिशों का परिणामी कैसे निकलता है? लिखेंगे E1² + E2² + 2E1 E2 cos θ, दोनों के मध्य कोण। अब इन दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना है अपने को पता है? ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज है तो शीर्षाभिमुख में कोण होगा, ये भी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो दोनों सदिशों के मध्य कोण मिल गया अपने को θ 60। अब अपने को पता है जितना E1 है उतना ही तो कोण है E2, दोनों सेम एक नहीं है। तो E1 को भी E2 लिख सकते हैं, E2 को भी E1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो परिणामी कितना मिलेगा, यानी A पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? E1² को मैंने लिखा E1², E2² को मैंने लिख दिया E1², 2E1, E2 को भी लिखा E1, और cos θ की जगह मैंने कितना डिग्री लिख दिया? 60 डिग्री। तो बताइए कितना आ रहा है कंप्लीट? E1² + E1², और यहाँ से cos 60 कितना होगा? 1/2, और ये कितना आ जाएगा? 2E1², E1 × E1, और यहाँ से cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना मिला? E1², यानी कितना टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स E1²। तो E1² के ऊपर वर्ग पे वर्गमूल ये हटेगा, तो यहाँ से मिलेगा √3 टाइम्स E1, यानी अपने को परिणामी विद्युत क्षेत्र मिल रहा है E पर, वो कितना आएगा? √3 टाइम्स E1। और E1 का मान रख दीजिए, E1 का मान कितना है? KQ/R²।
अपॉन कितना आ जाएगा a²। तो आपको मिला है परिणामी विद्युत क्षेत्र जो अपने को कैलकुलेट करना था उसका मान कितना मिला है, √3 टाइम्स KQ अपॉन कितना आया a²। ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद सा कर सकते हो। अगर आप आगे कंपटीशन एग्जाम देते हो तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है। आवेश का मान रखना है, भुजा जो है त्रिभुज की उसकी लंबाई उसको डायरेक्ट रख सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब आपसे दिशा भी पूछ ले कि भाई ये तो परिमाण तो आ गया √3 KQ अपॉन a², दिशा किधर होगी? तो दिशा के लिए अपने को पता है दिशा का फॉर्मूला क्या होता था, tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। तो यहां से b sin थीटा आप लगा सकते हो। और आपको पता है अगर जब दो सदिशों के परिमाण समान होता है तो उनका परिणामी उनके अर्धक से गुजरता है, तो 30 डिग्री गुजरेगा, तो आप उससे भी आप इसकी दिशा निकाल सकते हो। ठीक है, यानी बराबर इनके मध्य से कौन गुजरेगा, इनका परिणामी गुजरेगा। यानी 30 डिग्री का कोण बनाते, कह सकते हैं E1 या E2 के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो और उसका मान कितना आएगा, √3 KQ अपॉन a²। तो ये कुछ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी कर सकते हैं। आपके बुक में खूब सारे क्वेश्चन दिए गए, आप उनको करें, पूरे कॉन्सेप्ट आपके समझे हुए हैं। जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको मैं एक कोर्स PDF प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स रहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, बेसिक सा। अगर मैं कहता हूं किसी वस्तु पर या किसी वस्तु का आवेश 1 कूलम करना चाहते हैं तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? क्या क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवेश अपन कितना करना चाहते हैं, 1 कूलम, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? जब Q = N पढ़ाया था आवेश का क्वांटीकरण, उस टाइम में मैंने ये क्वेश्चन शायद बोला होगा। करेंगे कैसे वो बता देता हूँ। जैसे Q = N, ये अपने को फॉर्मूला पता आवेश के क्वांटीकरण से। और मैं क्या चाह रहा हूँ, किसी वस्तु का आवेश कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, यानी N का मान ज्ञात करना है। तो ये तो पहले से अपने को गिवन होता है, ये E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आप सिंपली आप निकाल सकते हो। तो N = कितना आएगा, Q / E। Q की वैल्यू है 1 कूलम और डिवाइड आपको इससे करना है 1.6 × 10⁻19 कूलम, वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मिलेगा 1/1.6 × 10⁻19। तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब उस वस्तु का आवेश कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश की है थोड़े से न्यूमेरिकल करने का तरीका बताया। खूब तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, आप कर सकते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं। और भी जब ये अपनी क्लास से रिज्यूम होगी तो करेंगे और क्वेश्चन अपन। अभी के लिए मैं आपको एक और PDF प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स लिखे होंगे। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। थैंक यू।